हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं दीपक कुमार पाणिग्राही और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट चैप्टर। और ये कम्प्लीटली जेई और नीट के लिए ज़रूरत है आपके लिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये चैप्टर एक्चुअली में बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन दोनों ही एंट्रेंस के एग्जाम में आपको इस चैप्टर से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस आप लोग 110% सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते नहीं है। जो भी टॉपिक्स हैं और जो भी चीज़ें हैं वो वेरी वेरी इजी है। तो इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि ये चैप्टर जो है, दिस चैप्टर इज ए मस्ट रीड चैप्टर। दिस चैप्टर इज ए मस्ट रीड चैप्टर। इस चैप्टर को डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए और डेफिनेटली इसके क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट करने चाहिए। तो ये है वन शॉट वीडियो जिसके अंदर पूरे के पूरे चैप्टर को कवर कर दिया जाएगा और इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर किया जाएगा वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि एक पार्ट है डायमेंशनल एनालिसिस। इसका सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस और एरर्स इन मेजरमेंट्स, एरर एनालिसिस। और इसमें लास्ट में आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो ये 3 सेक्शन है जो कि इस चैप्टर के अंदर आता है। इसके अलावा आपका एक टॉपिक होता है जिसको बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, है ना। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है कि जिसके अंदर स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स बोलते हैं। एंड फॉर दिस एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स आई विल मेक ए सेपरेट वन शॉट वीडियो जिसके अंदर वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके जेई या फिर नीट के एंट्रांसेस में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, इंक्लूडिंग द क्वेश्चंस दैट आर ऑलरेडी बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। सबसे पहला चीज इसके अंदर हमें जानना है फिजिकल क्वांटिटी, कि व्हाट डू वी मीन बाय ए फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना। जब हम कोई भी चीज को मेजर कर सकते हैं तो हम उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। एनी मेजरेबल क्वांटिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो मास हो, टाइम, लेंथ, फोर्स, एक्सेलरेशन, स्पीड, मोमेंटम, कुछ भी टर्म्स की बात करो, सारे के सारे क्या बन जाएंगे, सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मुझे लिखना है, एनी फिजिकल क्वांटिटी, मैं पी क्यू रिप्रेजेंट करता हूं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, पी क्यू, दैट विल बी रिक्वायर्ड। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए 2 चीजें हमें लिखना पड़ेगा। यहां पे एन क्या है, एन इज नोन एज द मैग्नीट्यूड, राइट। मैग्नीट्यूड मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू कितना है ना, वैल्यू कितना है उस फिजिकल क्वांटिटी का। एक हो गया न्यूमेरिकल, दूसरा चीज हो गया उसका यू, यू फॉर यूनिट। अब ये यूनिट क्या है ना, अगर यूनिट नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि मैं बोलूंगा 2 आम दे, तो गिव मी 2 मैंगोस, 2 के बाद कुछ नहीं बोलूंगा तो कोई भी समझेगा कि इसको 2 मैंगो चाहिए। बट मे बी मैं 2 किलो मैंगो मांग रहा हूँ, मे बी मैं 2 क्विंटल मैंगो मांग रहा हूँ, है ना। तो यूनिट रिक्वायर्ड होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए। तो ये यूनिट हमें जरूरत है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए। बट दुनिया में कितने फिजिकल क्वांटिटी है, भरे पड़े हैं, है ना। दुनिया में इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। हम पूरे क्लास 11 और 12 में मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने की कोशिश करते हैं, बट उसके अलावा भी और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो अगर हर एक फिजिकल क्वांटिटी को एक एक यूनिट दे दिया जाएगा फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, है ना। तो क्या सोचा गया ना, जैसे नंबर सिस्टम में 0 to 9 10 नंबर्स को फिक्स कर दिया गया, बाकी कोई भी नंबर लिखना हो तो हम लोग इतने नंबर्स को यूज करके लिख सकते हैं, है ना। सिमिलरली बोला गया कि अगर हमें किसी भी क्वांटिटी का यूनिट लिखना है तो हम क्या करेंगे ना, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन कर देंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब जैसे 0 to 9 जो नंबर्स हैं उसी तरह हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। ऐसे क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब उनको और किसी की जरूरत नहीं है। जैसे 9 लिखने के लिए हमें सिर्फ 9 ही लिखना है, मतलब कोई दूसरा नंबर का हम लोग यूज नहीं ले रहे हैं। सिमिलरली ये फंडामेंटल कुछ क्वांटिटीज बोला गया कि ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए दूसरा कोई क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, खाली इतने नहीं, मैं बोल दूं आपको देयर आर
7, देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करा गया। देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या क्या है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी? ये एक है उसका पहला मास, फिर लेंथ, उसके बाद टाइम, ये सातों पता हुआ आपको, है ना, मास लेंथ टाइम, उसके बाद नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसके बाद करंट, है ना, कितना हो गए 1 2 3 4 5 करंट, उसके बाद टेम्परेचर, और लास्ट में एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी, है ना, लुमिनस इंटेंसिटी। ये कभी यूज नहीं होता है हालांकि, बट हमें पता होना चाहिए कि 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन से हैं। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब ये क्वांटिटी को बोला गया कि भाई साहब आपको किसी का भी लिखना है तो आप क्या करो ना, इतने सारे जो ये 7 क्वांटिटी है इनको ही यूज करो, बाकी जिसका लिखना है लिखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे क्वांटिटी। ये वो क्वांटिटीज है जो क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ये क्वांटिटी है। अच्छा, इस हर एक क्वांटिटी का यूनिट होगा, है ना, यूनिट होगा। क्या यूनिट होता है ना, मास का यूनिट होता है का केजी, ग्राम, ऐसे सब होते हैं, लेंथ का मीटर, सेंटीमीटर, ऐसे सब होते हैं। तो बोला गया कि बाकी जो भी क्वांटिटी है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यूजिंग दिस फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि एरिया को कैसे डिफाइन करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, डेंसिटी को मास बाई वॉल्यूम, फिर फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोग दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का मदद से डिफाइन करते हैं। इनका यूनिट लिखने के लिए हमें 7 क्वांटिटी यूज करेंगे। अच्छा, बात प्रॉब्लम कब आया? प्रॉब्लम तब आया जब इस 7 क्वांटिटी के बारे में बोला कि इनका यूनिट क्या होना चाहिए, तब प्रॉब्लम्स आया। कोई बोला कि मास को मैं केजी में मीटर मेजर करूंगा, कोई बोला मैं पाउंड में मेजर करूंगा, कोई बोला मैं एलबीएस में मेजर करूंगा। बहुत सारे प्रॉब्लम आए। तो जैसे ही प्रॉब्लम आए तो बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए थे, है ना, आपको पता होगा बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। क्या क्या सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं? जैसे कि एक होता है सीजीएस सिस्टम, एक होता है एफपीएस सिस्टम, और एक होता है एमकेएस सिस्टम। ये सब समझते हो? सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फीट पाउंड सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। इस तरह से अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग यूनिट्स थे, बट ये सब हम लोग यूज करते ही नहीं है। हम लोग एक यूनिट करते हैं, मोस्ट एक्सेप्टेड यूनिट, जो हम लोग सब लोग यूज करेंगे वो मोस्ट एक्सेप्टेड है, उसको बोला जाता है एसआई यूनिट। तो हमें कुछ भी चीज का यूनिट लिखना हो तो हमें उसका यूनिट को एसआई यूनिट में लिखना है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे ना, एसआई यूनिट में लिखेंगे। मास को किसमें एसआई यूनिट होता है? मास का केजी। याद रखें, हम लोग कौन सा यूनिट की बात कर रहे हैं? एसआई यूनिट्स की बात कर रहे हैं, है ना, हर एक क्वांटिटी का एसआई यूनिट। तो कभी भी मास मेजर करना हो तो हम लोग केजी में मेजर करेंगे, लेंथ मेजर करना हो तो मीटर में मेजर करेंगे, टाइम मेजर करना हो तो सेकेंड में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेजर करना हो तो मोल, करंट मेजर करना हो तो एम्पियर, टेम्परेचर मेजर करना हो तो केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी को सीडी लिखते हैं। सीडी का मतलब होता है कैंडला, है ना। ये एक यूनिट है जो हम लोग यूज नहीं करते हैं कभी, जनरली हमारे 11th 12th में तो यूज नहीं आता है, बट देर इज ए क्वांटिटी। कभी भी लुमिनस मतलब लाइट, है ना, कोई भी चीज का कितना लाइट इंटेंसिटी निकल रहा है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये वो 7 फिजिकल क्वांटिटी थे, और इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटी को लेकर हम बाकी सारे क्वांटिटी बना देते हैं, है ना। और इनके जो यूनिट्स है, देखो ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी और ये हो गया उनका यूनिट। तो इनके यूनिट को क्या बोला जाएगा? इनके यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाएगा, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट्स है उनके यूनिट को क्या बोला जाएगा? फंडामेंटल यूनिट्स। सिंपल सी बात है। तो देर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, एनी अदर यूनिट कैन बी डिनोटेड इन टर्म्स ऑफ दिस फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। अच्छा, इसके अलावा और एक चीज मैं आपको बता देता हूं। क्या और एक चीज ना, 2 चीजें जिनको बोला जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट है 2, है ना, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, उसको समझ लेते हैं हम लोग। वो 2 क्या है सप्लीमेंट्री यूनिट ना? एक सप्लीमेंट्री यूनिट है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल इसका यूनिट होता है डिग्री। प्लेन एंगल इज द क्वांटिटी और उसका जो यूनिट होता है वो यूनिट क्या होता है? डिग्री। और एक होता है हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, और इसका जो यूनिट होता है सॉलिड एंगल का वो होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, है ना। क्या डिफाइन करते हैं प्लेन एंगल को?
ना अगर ऐसे दो रेडियस है और यहाँ पे कोई आर्क है L और ये है थीटा, ठीक है, और ये है R, तो ये हो गया प्लेन एंगल, थीटा इक्वल्स टू L बाई आर, सिंपल प्लेन एंगल होता है ये। सॉलिड एंगल मतलब यहाँ पे जो R था ना उसके बदले यहाँ पे एक एरिया होगा, ऐसे छोटा सा एरिया DA, और एक पॉइंट से अगर इस एरिया को हर तरफ से ऐसे ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे एक सॉलिड एंगल बनेगा इस तरह से, समझ रहे हो, मतलब कोन का, ऐसे कोन का जो वर्टेक्स में जैसे बन रहा है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, और इसको स्टेरेडियन इससे मेजर करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है DA अपॉन, मतलब एरिया जो भी लिए होंगे DA अपॉन ये डिस्टेंस R है तो R का स्क्वायर, ये होता है हमारा सॉलिड एंगल का मेजरमेंट। तो ये दो यूनिट है डिग्री एंड स्टेरेडियन, जिनको हम लोग को सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, और इनका फॉर्मूला ऐसे ऐसे थीटा इक्वल्स टू L बाई आर और स्टेरेडियन इक्वल्स टू DA बाई आर स्क्वायर होता है। ये यूनिट्स के बारे में बेसिक सिस्टम, बेसिक चीजें हो गया। अब बात है कि यूनिट्स को हम लोग लिखते लिखते हम लोग क्या किए ना, एक डायमेंशन बोल के एक नया मेथड डिवाइड किए, मतलब डिफाइन किए कि हम लोग यूनिट नहीं लिखेंगे, कैलकुलेशन करने के लिए हम डायमेंशंस यूज करेंगे। ऐसा क्यों किया बाद में पता चलेगा, क्योंकि इसका काम बहुत ज्यादा था। तो डायमेंशन क्या है ना, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आर द पावर्स टू व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का जितना जितना पावर लिखना पड़ता है उसको बोलते हैं उस क्वांटिटी का डायमेंशन। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं तुम्हें समझ में आएगा। एक एग्जांपल है, अगर मैं स्पीड लिखना चाहता हूं स्पीड, तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर सेकेंड इनवर्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर कितना हुआ, इधर 1 इधर -1, देयरफॉर जो डायमेंशन अगर मुझे कोई पूछेगा कि इसका डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन इज 1, -1, मतलब 1 हो गया मीटर, लेंथ का पावर 1 एंड मीटर पावर्स। डायमेंशन का मतलब है कि वो क्वांटिटी, कोई भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी का कितना पावर उठा है, समझ रहे हो, कितना पावर आ रहा है। जैसे m का पावर, मीटर का पावर 1 है, मतलब लेंथ का पावर 1, टाइम का पावर -1, तो ये 1, -1 ये इसके डायमेंशन है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला है कि हम लोग अगर ये m टू द पावर x, l टू द पावर y, t टू द पावर z ऐसे लिख दें, जैसे कि ये क्या है, मीटर क्या था, लेंथ, तो लेंथ का पावर मैं मीटर का पावर नहीं लिखूंगा, लेंथ का पावर लिखूंगा, तो उसको बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आया। और जो भी पावर से एक्स वाई जेड उसको बोलते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लोग ऐसे MLT करके ब्रैकेट में लिखते हैं तो उसको डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं, और जो पावर्स होते हैं उनको डायमेंशन कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, व्हाट इज द डायमेंशन, तो 1 2 3 4 4 3 2 1 ऐसे लिखा होगा। तो आप समझ जाना कि दे आर द पावर्स जो लिखे हुए हैं, गलत क्वेश्चन सोच के छोड़ मत देना उसको, है ना। ये हो गया डायमेंशन का बात है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपली हम लोग अगर कभी भी डायमेंशन लिखना चाहते हैं, जैसे कि कुछ क्वांटिटी है ना, तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोई भी डायमेंशन लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला, अगर खाली मास लिख दिया, मान लो मैंने खाली मास लिख दिया, तो मास का मतलब m का पावर 1, l तो कुछ लेंथ कुछ है ही नहीं, टाइम कुछ है ही नहीं, तो ऐसे लिखते हैं m का पावर 1, l का पावर 0, t का पावर 0। अगर खाली कोई लेंथ लिख दिया है ना, लेंथ लिख दिया, या फिर वेवलेंथ कभी कभी लिख देते हैं ऐसे, वेवलेंथ, या फिर कभी कोई चीज का रेडियस कुछ भी लिख दे, मतलब ये सब चीजें जिसको हम लोग लेंथ मेजर करते हैं, तो उसको क्या लिखेंगे, मास तो कुछ है नहीं, लेंथ का पावर 1, टी तो कुछ है नहीं, तो m0 ऐसे लिख देंगे। तो डायमेंशन लिखने के लिए हमें लिखना आना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशन लिख पाएंगे तभी तो उसके ऊपर हम लोग ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे कैलकुलेशंस कर पाएंगे। तो इसीलिए उसके बाद लिखते हैं छोटा छोटा चीज, एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ का मेजरमेंट करो तो भी एल आएगा, ब्रेड्थ का मेजरमेंट करो तो भी एल आएगा, लेंथ ही तो मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम तो आया ही नहीं, एल का पावर 2, टी का पावर 0। अगर वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का भी लिख सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, मतलब तीनों आगे, तीनों लेंथ लेंथ लेंथ, तो डायरेक्टली एल टू द पावर 3, जो इसका पावर 0 है उसको नहीं लिख सकते, लिख लें सभी फॉर्मूला, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास का हो गया m1, वॉल्यूम का हो गया L3, जो कि L टू द पावर -3।
तो m1 l-3 इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। उसके बाद आ जाएगा मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन हो गया m1, वेलोसिटी का हो गया या स्पीड का हो गया l1 t-1, है ना। उसके बाद स्पीड का अभी तो लिखा नहीं, स्पीड का होता है क्या, डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस का l1, टाइम का t-1। उसके बाद एसलेरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड बाई टाइम, तो स्पीड का होता है l1 t-1 बाई t1, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा l1 t-2, सिंपल। तो इस तरह कोई भी क्वांटिटी का हम लोग लिखना आना चाहिए। ये सारे डिराइव्ड क्वांटिटी है, समझ रहे हो। ये जो एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, मोमेंटम, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारे के सारे डिराइव्ड क्वांटिटी है ना। डिराइव्ड मतलब हम कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके इनका डायमेंशन लिख रहे हैं, सिंपल टाइम। और सब डिराइव्ड क्वांटिटी। मोमेंटम हो गया, फोर्स मान लो, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का तो हो गया m1, एक्सेलरेशन का हो गया l1 t-2, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा m1 l1 t-2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होता रहेगा फोर्स का, है ना। उसके बाद आएगा वर्क का क्या होता है, वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का m1 l1 t-2, फोर्स का इनटू डिस्प्लेसमेंट का l1, तो कितना आ गया m1 l2 t-2, ये हो गया वर्क का। अच्छा, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है ना। ये सब जानना पड़ेगा हम लोग को। 1 न्यूटन इक्वल्स टू दिस, 1 जूल इक्वल्स टू दिस, क्योंकि ये सब बाद में हमें जरूरत भी पड़ने वाला है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का हम लोग निकाल सकते हैं, क्या होता है हाफ mv²। तो हाफ तो कांस्टेंट हो गया, तो कोई भी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। ये एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, क्या निकल के आता है, वर्क का भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा होता है ना। तो याद रखो, पहला पॉइंट आया कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आया, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का नो डायमेंशन, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। दूसरा चीज आया कि अगर कभी भी कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट टर्म आया तो कांस्टेंट टर्म का में हम लोग कुछ डायमेंशन नहीं लिखेंगे, तो नो डायमेंशन। क्लियर। तो हाफ का तो चला गया, अब बचा mv²। तो मास का तो m1 और v का l2 t-2, क्योंकि वो l1 t-1 होता है उसका स्क्वायर। तो ये हो गया, देखो ये जो आया ये भी वही आया, सेम आगे, है ना। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पहले लिख दो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी, स्मॉल जी। अब ये जिसके वजह से भी, ग्रेविटी के वजह से एक्सेलरेशन हुआ, जिसके वजह से बढ़े तो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा डायमेंशन l1 t-2। अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा m इंटू जी इंटू एच फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉर्क का होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका भी निकाल सकते हैं हम लोग सिंपली, इसका भी आ जाएगा m1 l2 t-2, है ना। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है क्या ना, मोमेंटम इंटू r, मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोमेंटम का m1 l1 t-1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l1, तो m1 l2 t-1। क्लियर। उसके बाद प्रेशर का आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का m1 l1 t-2 बाई एरिया का l2, तो यह आ जाएगा m1 l-1 t-2। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब है, बहुत सारे क्वांटिटी का मैंने आपको लिखवा दिया जो कि मोस्टली हमारे यूज होंगे, या आज हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में उसके अंदर ये सब चीजें आएंगे। तो इसके बीच में जो ये पॉइंट्स हमारे निकल के आते हैं, ये सब आपको याद रखना है, ताकि ये ही आपको हेल्प करेगा एक ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जैसे कि आगे आने वाला है। तो कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी का अगर हमें फॉर्मूला पता हो गया तो हम लोग आराम से उसका कैलकुलेशन कर लेंगे।
ये डायमेंशन लिखना सीख लिया हम लोग कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना हो तो उसका फॉर्मूला पता करो, फॉर्मूला के हिसाब से सबका डायमेंशन पुट करो, कैलकुलेट करो, कहानी खत्म। अब आते हैं कि हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे और उसके लिए हम लोग को एक प्रिंसिपल सीखना पड़ेगा, क्योंकि डायमेंशन एक नया चीज है, डायमेंशन एक नया चीज, हम लोग एक नया चीज सीख रहे हैं, तो उसका हम लोग को पता चलना पड़ेगा कि डायमेंशन करते टाइम क्या करेंगे। तो क्या बोलता है प्रिंसिपल होमोजेनिटी? सिंपल बात, स्टेट्स दैट ओनली क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशन कैन बी एडेड। देखो यहां पे तीन चीज, एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड। मतलब अगर मैं कभी भी दो चीजों को ऐड कर रहा हूं ना तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए, माइनस कर रहा हूं तो भी सेम होना चाहिए, इक्वल कर रहा हूं तो भी सेम होना चाहिए। क्योंकि तुम सोचो ना, मैं फोर्स में से वेलोसिटी माइनस थोड़ी कर सकता हूं, 10 न्यूटन में से 2 मीटर पर सेकंड माइनस करो, पॉसिबल थोड़ी है। तो प्लस माइनस तभी कर सकते हैं या इक्वल तभी कर सकते हैं जब दो क्वांटिटी का डायमेंशन क्या हो, सेम हो, है ना। इसका एग्जांपल मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू करवाऊंगा ताकि आपको पूरी फील आए कि हाँ मास्टर सही बोल रहा है। देखते हैं क्या बोला है। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन है ना, मतलब ए जो दिया है, दिस ए इज योर एक्सेलरेशन, वैरीज विथ टाइम, मतलब ये टी जो है, ये टी क्या है, टाइम है। टेकिंग द यूनिट ऑफ टाइम एज सेकेंड एंड एक्सेलरेशन एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ऑलरेडी बोल दिया है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का लो, देन यूनिट्स ऑफ ए बी सी आर। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इधर दिया है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। पहले तो मैं इस तीन क्वांटिटी को ऐड कर रहा हूं ना, इसका मतलब क्या है ना, इसका यूनिट, इस टर्म का यूनिट और इस टर्म का यूनिट और इस टर्म का यूनिट, या फिर डायमेंशन जो भी बोल दो, इसका यूनिट, इसका यूनिट, इसका यूनिट और इसका भी यूनिट, ये सबका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये चारों के चारों यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्यों, मैं इनको ऐड कर रहा हूं, इन टर्म को ऐड कर रहा हूं, यहां पे ऐड करूंगा तो यूनिट इक्वल होना पड़ेगा। अब फोर्स को फोर्स के साथ ऐड करोगे तो फोर्स ही आएगा, तो इस साइड का टर्म के साथ भी इक्वल होना पड़ेगा। तो हम लोग इधर लिखेंगे ए का यूनिट, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है मीटर सेकेंड माइनस 2, और टाइम, टाइम का तो हो गया सेकेंड 2 और इंटू ए, इन दोनों को इक्वल करो तो क्या आ जाएगा, यहां से ए का वैल्यू आ जाएगा, इधर सेकेंड 2 है, इधर आके -2 हो जाएगा, तो यहां से क्या मिल जाएगा, देयरफॉर ए का जो यूनिट है वो हो जाएगा मीटर सेकेंड माइनस 4। क्या एक आंसर मिल गया, एक आंसर मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया। ठीक है, कैसे मिला ना, इधर वाले के साथ ए टी स्क्वायर को इक्वेट किया। सिमिलरली एक्सेलरेशन के साथ, मतलब मीटर सेकेंड माइनस के साथ, बी का तो पता नहीं, बी के साथ टी मल्टीप्लाइड है, अगर टी मल्टीप्लाइड है तो सेकेंड रख दूंगा यहां पे, तो ये फिर से इधर आके -1 हो जाएगा, तो बी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड -3। बी का भी मिल गया, बी का भी मिल गया हम लोगों को। सी का ढूंढ लेते हैं, सी के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो देयरफॉर डायरेक्टली मीटर सेकेंड -2 इक्वल्स टू सी, खत्म कहानी। तो क्या ए का मिल गया ms टू द पावर -4, बी का ms टू द पावर -3, सी का ms -2। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। खत्म बात, सिंपल सी बात है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि हम लोगों को कभी भी अगर दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, तो उनका डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, और ये उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका पहला वाला। दूसरा एग्जांपल में चलते हैं। एक रिलेशन दिया है, क्या रिलेशन दिया है, क्या रिलेशन दिया है, देखो रिलेशन दिया है द वॉल्यूम v इक्वल्स टू, और v क्या है, v इज द वेलोसिटी, है ना, ये v इज द वेलोसिटी, p जो है वो प्रेशर है और रो जो है वो डेंसिटी है, राइट। ऐसा है कि इक्वेशन दिया हुआ है कि v इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूं आपके लिए इक्वेशन, स्पीड v इक्वल्स टू √ओवर गामा इंटू पी बाई रो। मुझे क्या करना है ना, मुझे यहाँ पे इस गामा का डायमेंशन निकालना है ना, आई हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ गामा। देखो क्या दो क्वांटिटी इक्वल है, इस साइड दो क्वांटिटी इक्वल है कि नहीं, अगर दो क्वांटिटी इक्वल है तो दोनों का डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन थोड़ा √ओवर दिख रहा है ना तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक काम करो, इस साइड भी स्क्वायर कर दो, इस साइड भी गामा इंटू पी बाई रो हो जाएगा, √ओवर हट जाएगा। अब सबका डायमेंशन लिखते जाओ, दिस इंप्लाइज एक एक का डायमेंशन। पहले बी स्क्वायर का डायमेंशन नीचे कर देता हूं, बी स्क्वायर का डायमेंशन देखते हैं। सबसे पहले
v स्क्वायर का डायमेंशन, v स्क्वायर मतलब स्पीड का स्क्वायर, स्पीड का होता है L1 t-1 और उसका स्क्वायर, ठीक है। गामा का हमें नहीं पता, इनटू प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है यहाँ पे बताए, प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का होता है m1 L1 t-2, है ना, याद रखना पड़ेगा ये सब। बाई एरिया का होता है L2, राइट, L2। तो देयरफॉर प्रेशर का क्या आ गया, m1 L-1 t-2, डाल दो, m1 L-1 t-2 प्रेशर का हो गया, बाई डेंसिटी, डेंसिटी जोड़ा है मास बाई वॉल्यूम, तो m1 L-3, सिंपल। दिस इंप्लाइज डायरेक्ट इधर गामा रख देते हैं, जिसका चाहिए बाकी सबको इधर ले आओ। तो देखो इधर थे तो m1 वैसे भी कैंसिल हो गया, है ना, ये L-3 है, ठीक है। अब इधर L1 है, इधर से L-3 आया तो 1 - 3 -2 हो गया और ये प्लस हो गया, तो 1 - 2 कितना हो गया, -1, राइट, -1, समझ में आ गया। ये L-3 है, इसको ऊपर ले जाओ तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 को इधर ले आओ, तो इधर L का पावर ऑलरेडी 2 है, बिकॉज L स्क्वायर था ना, तो इधर स्क्वायर है ना, तो L का पावर 2 है और इधर भी L का पावर 2 है, राइट, इधर भी L का पावर 2, इधर भी L का पावर 2, तो क्या हो जाएगा, L का पावर 2 L का पावर 2 कैंसल, इधर T का पावर -2, इधर T पावर -2, ओहो सब कुछ जीरो, M का पावर 0, L का पावर 0, T का पावर 0। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको डायमेंशनलेस, राइट। तो देयरफॉर हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, कि कभी भी 2-3 टर्म को ऐड कर रहे हैं या 2-3 टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम लोगों का कैसे कैसे करेंगे ये आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर है। इसके बारे में कभी कभी इसके अंदर ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, क्या ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं ना, उसके लिए आप लोगों को कुछ रिमेंबर करना पड़ेगा, है ना, कुछ रिमेंबर करना पड़ेगा। और ये जो भी रिमेंबर बता रहा हूं ना, दे आर द इंपॉर्टेंट नोट्स, और यही है वो जो कि तुम्हारे अच्छे क्वेश्चन या ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या ना, अगर कभी ट्रिगोनोमेट्री दिख गया, कभी एक्सपोनेंशियल ई का पावर दिख गया, या कभी लॉगरिथम के अंदर कुछ दिख गया, इस तरह से कुछ भी टर्म दिखा, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट हो या चाहे वो ऐसे ई का पावर दिखे या चाहे वो लॉग दिखे, तो ये सारे के सारे जो भी टर्म हैं, ये सारे के सारे टर्म कैसे होने चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। ये हमें हमेशा समझ में याद रहना पड़ेगा कि ट्रिगोनोमेट्री, एक्सपोनेंशियल ई का पावर या समथिंग का पावर एंड लॉगरिथम, ये 3 चीजें अगर कभी भी हमें दिखे इक्वेशन में तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, जरूर डायमेंशन लेस होना चाहिए। जैसे कि देखिए ये AIEEE में आया हुआ है, इंजीनियरिंग 2009 मतलब AIEEE 2009, अभी तो JEE मेंस हो गया है, पहले AIEEE हुआ करता था, वहां पे आया हुआ है। क्या दिया है ना, समथिंग समथिंग वेव ट्रांसवर्स मीडियम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट x मतलब x डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस टाइम t हो गया, गिवन बाई y इक्वल्स टू a sin bt माइनस cx, a b c आर कॉन्स्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटी विथ डायमेंशंस, मतलब कौन सा क्वांटिटी का डायमेंशन होगा इसमें से, है ना। पहले तो जो दिया है ना उसको समझ लेते हैं, क्या दिया है ना, इक्वेशन दिया है y इक्वल्स टू a साइन ऑफ bt माइनस cx। मैंने अभी क्या बताया, ट्रिगोनोमेट्री दिख गया तो उसके अंदर वाला क्वांटिटी डायमेंशनलेस होना चाहिए, मतलब ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। और ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस कब होगा, ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस कब होगा, जब दोनों के दोनों डायमेंशनलेस हो गए, इसका मतलब bt भी डायमेंशनलेस होगा और cx भी डायमेंशनलेस होगा। तो देख लो इसके अंदर से कौन सा bt डायमेंशनलेस हो गया और cx भी डायमेंशनलेस हो गया, राइट। bt खत्म, cx खत्म, ये सब कहानी खत्म, मतलब ये तो होने वाला नहीं है, bt तो डायमेंशनलेस हो गया तो ये ऑप्शन नहीं है, cx भी डायमेंशनलेस हो गया तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अब देख ये पूरा जो साइन वाला टर्म है ना, पूरा साइन वाला टर्म, ये पूरा साइन वाला टर्म भी क्या है, डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। मैंने बताया अभी ट्रिगोनोमेट्री मतलब डायमेंशन नहीं होगा, तो ये क्वांटिटी का भी कोई डायमेंशन नहीं है। तो देयरफॉर मैं क्या बता सकता हूं ना, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a। दिस इंप्लाइज y बाई ए जो होगा, y बाई ए वो भी कैसा हो जाएगा, डायमेंशनलेस।
समझ रहे हो, y का डायमेंशन और a का डायमेंशन सेम है, तो y बाई a का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। सो y बाई a इज अगेन डायमेंशन लेस, तो y बाई a भी चला गया। अब बचा कौन, b बाई c। b बाई सी वरना यहां से भी देख सकते हो, बी टी का बी टी इज ए डायमेंशन, अगर बी टी डायमेंशन हुआ तो यहां से तुम लोगों को क्या मिल जाएगा ना, b का डायमेंशन इज टाइम इनवर्स, और यहां से c का डायमेंशन मिल जाएगा, c का डायमेंशन इज डिस्टेंस इनवर्स। अरे x के साथ मल्टीप्लाई करो तो डायमेंशन लेस होता है, तो उल्टा होना पड़ेगा ना यार, तो दोनों का तो उल्टा है। देखो तो b बाई सी करोगे तो कटेगा नहीं, इसीलिए करेक्ट आंसर जो है तुम्हारा, करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन 4। तो इस तरह के आपको ट्रिकी क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिसमें आपको ई और लॉगरिथम देखना है। एक एक क्वेश्चन कर देते हैं, फील आ जाएगा। देखो लॉग के अंदर सिंपल सी बात है, लॉग के अंदर आ गया, कहीं पे दिया है प्रेशर है, जिस कुछ भी दिया हुआ है ना, हमें समझ में आता है कि P इक्वल्स टू, देखो P इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, P इक्वल्स टू ए बाई बी लॉग ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए का डायमेंशन हमें चाहिए। पहले तो लॉग के अंदर जो चीज है, लॉग के अंदर कौन सा चीज है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये चीज क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, राइट। ये क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। ये डायमेंशन लेस होना चाहिए मतलब ईच टर्म डायमेंशन लेस होना चाहिए। बी एक्स स्क्वायर टर्म भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। और बी एक्स स्क्वायर अगर डायमेंशन लेस हो गया मतलब बी इंटू एल का पावर 2 इक्वल्स टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, तो दिस इंप्लाइज बी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल का पावर -2। तो बी का डायमेंशन यहां से मिल गया हम लोगों को, है ना, यहां से बी का डायमेंशन मिल गया। और सी का भी आराम से निकाल सकते हो, सी इज डायमेंशन लेस यार, सी इज डायमेंशन लेस, सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों का ऐड करके डायमेंशन लेस होगा तो ये भी डायमेंशन लेस। इसको तो छोड़ो, इसके अलावा मैंने और भी बताया था क्या ना, ये जो पूरा लॉग वाला चीज है ना, पूरा ये जो लॉग वाला चीज पूरा है, ये पूरा लॉग वाला चीज भी क्या होगा, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। इसका मतलब प्रेशर का जो भी डायमेंशन है, जो भी डायमेंशन ऑफ प्रेशर होगा वो किसके साथ इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ ए बाई बी। क्या प्रेशर का डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल, m1 l-1 t-2, और ए का तो हमें पता नहीं, बी का डायमेंशन आ गया l-2, तो दिस इंप्लाइज क्या, ए का डायमेंशन इसको इधर लेके मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, तो l-1 था और -2 आ गया, तो क्या -3 हो गया, तो क्या हो गया m1 l-3 t-2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ योर ए एंड दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन है आप चेक कर सकते हो खुद, m1 l-3 t-2, ऑप्शन 4। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अंदर लॉगरिथम वगैरह देके थोड़ा दिमाग खराब करते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा वाला क्वेश्चंस यही होते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा ऐसे दिया है ना, प्रेशर इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा। सिंपल सी बात है, किसका पूछ रहा है, द डायमेंशनल फॉर्मूला बीटा, बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है, तो बीटा के लिए पहले यहां पे निकालना पड़ेगा क्या ना, मैंने अभी बताया कि अगर कभी भी आपको ऐसा ई का पावर दिख गया तो ई का जो भी पावर है वो क्या होना पड़ेगा, डायमेंशन लेस। तो देयरफॉर अल्फा जेड बाई के थीटा ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, राइट। तो यहां में से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे से अल्फा का हम लोग निकाल सकते हैं। अल्फा का क्या आएगा ना, के थीटा बाई जेड। थोड़ा ध्यान से समझते हैं, जेड तो डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं, एल का पावर 1 लिख देंगे। थीटा क्या है, थीटा टेम्परेचर है, तो केल्विन लिख देंगे के। अब बचा कि ये जो बचा इसको के बी लिखते हैं, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, वो बी नहीं लिखा है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, के को बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, तो वो क्या हो जाएगा, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। अच्छा, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए, ये एक वन ऑफ द इंपोर्टेंट है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ये एक वन ऑफ द इंपोर्टेंट कांस्टेंट्स है, राइट। हम लोग को कुछ कांस्टेंट है, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट को निकालने का फॉर्मूला है कि इट इज सिंपली एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के टी स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला, हाफ के टी स्क्वायर। एनर्जी का क्या आया था, m1 l2 t-2, जो कि वार्क के साथ इक्वल होता है, हाफ का तो कुछ नहीं, के का हमें चाहिए, और टी स्क्वायर मतलब केल्विन का पावर -2, ये होता है, राइट। ये होता है हमारा ये डायमेंशन ऑफ
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहां से निकालिए, यहां पे पुट करिए, तो यहां पे किसका डायमेंशन आ जाएगा, अल्फा का। अब अल्फा का डायमेंशन अगर आ गया तो हमें पता है कि ये जो पूरा क्वांटिटी है इसके अंदर, वो वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों के दोनों मेरे डायमेंशनलेस होते हैं। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ प्रेशर विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा। तो अल्फा का डायमेंशन पुट करो, यहां से फाइंड आउट करके यहां पे पुट करो एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा एंड फाइंड बीटा। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं ताकि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो डेफिनेटली इस वीडियो को करना है, मतलब ये वाला क्वेश्चन को करना है। एंड दिस इज ए चैलेंज फॉर यू बिकॉज दिस इज ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। पूरा क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए सबको, बहुत आसान से चीजें हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। अब आते हैं कि जो भी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़े, डायमेंशन लिखना पढ़े, कैसे कैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज कर रहे हैं पढ़े, वो सब हम इसीलिए पढ़ रहे थे क्योंकि हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस जो भी पढ़े प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी उसका एप्लीकेशन करेंगे। टोटल 4 एप्लीकेशन होते हैं और इस 4 में से सिर्फ 2 एप्लीकेशन के लिए क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, बाकी 2 तो ऐसे बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरत पड़ता है। पहला है फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट, अभी हम लोग वही कर रहे थे, है ना। कोई भी यूनिवर्सल कांस्टेंट का हम लोग डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं पहला, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल में इसका डायरेक्टली बता देता हूं, यहीं पे इसका एग्जांपल यहीं पे हम लोग बता देते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स याद है आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो ये जो यहाँ पे g है ना, g इज ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो अगर मुझे g का डायमेंशन चाहिए तो मैं f इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2 एक साइड ले आऊंगा और यहाँ पे हर एक का वैल्यू पुट कर दूंगा। फोर्स का वैल्यू पुट कर दूंगा m1 L1 t माइनस 2, आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब L2 बाई m1 m2 मतलब केजी मतलब मीटर मास का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, m-1 L1 और 2 है L3 और t-2, तो ये हो जाएगा हमारा g। इस तरह से हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मैं आपको बता दूं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, 2 चार्ज, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, है ना, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, 2 चार्जेस के बीच में फोर्स जो होता है उसको कैसे लिखते हैं ना, एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता है कुछ। इसमें से क्या आप लोग एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल सकते हो? क्या डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट सबसे हो जाएगा? बिल्कुल होना चाहिए, आसान सी बात है। क्या करो, एप्सिलॉन नॉट को इस साइड ले जाओ, बाकी सबको एक साइड रख दो, सबका डायमेंशन लिख दो, चार्ज का सब कुछ लिख दो। हाँ, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे स्पेशल पॉइंट, चार्ज का कैसे निकालते हैं ना, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, राइट। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है चार्ज का यूनिट। एंड कूलम को कैसे निकालते हैं, कूलम का डायमेंशन होता है एम्पियर का पावर 1 टाइम का पावर 1, बिकॉज करंट इनटू टाइम इज द चार्ज, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर तो A और टाइम का यूनिट होता है T, इसीलिए T लिखा। तो चार्ज को हम लोग A इंटू T से डिनोट करते हैं। बाकी फोर्स का तो आपको पता है, डिस्टेंस का आपको पता है, पुट कर दो आंसर आ जाए। तो मेरा कहने का मतलब है हम लोग अभी जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़े कि 2 टर्म इक्वल होंगे, तो अगर 2 टर्म ऑलरेडी इक्वल हैं तो उनको सॉल्व करके उसके अंदर अगर कोई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट प्रेजेंट है तो हम लोग कर सकते हैं ना। इसका और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि PV इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल्स टू nRT। यहाँ पे क्या मैं R का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकता हूँ? चलिए ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी आप लोग सब लोग ट्राई करना है खुद से, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हुआ कि नहीं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, डेफिनेटली क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन हो गया कि हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके और डायमेंशन का जो फॉर्मूला सीखे उसको यूज करके हम लोग कोई भी अगर फॉर्मूला हमें पता है तो उसमें से हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट के वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड में आता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन, मतलब आपको एक गिवन इक्वेशन गिवन होगा, वो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि कैसे करते हैं मैं बताता हूं। एग्जांपल, मान लो कि एक इक्वेशन दिया, चेक द करेक्टनेस ऑफ S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ऐसे बोल दिया, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहां पे S क्या होता है, S होता है हमारा डिस्टेंस, यहां पे U इनिशियल स्पीड और T, है ना, दिस इज द स्पीड एंड
टी इज द टाइम, और ए क्या है यहाँ पे, ए इज द एक्सेलरेशन, और टी तो टाइम तुम्हें पता ही है। तो सारे टर्म मुझे पता है। अब ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये डायमेंशनली करेक्ट कब होगा, ये इक्वेशन विल बी करेक्ट, इक्वेशन जो है इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कब होगा ना, जब ये प्रिंसिपल होमोजेनिटी को फॉलो करेगा। डायमेंशनली करेक्ट इफ इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ये फॉलो करेगा तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, है ना। मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है ना, जिनको ऐड करो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। मतलब डायमेंशन ऑफ एस अगर इक्वल हो गया डायमेंशन ऑफ यूटी, अगर इक्वल हो गया डायमेंशन ऑफ हाफ एटी स्क्वायर, तो मेरा ये सेटिस्फाई हो जाएगा। चेक करते हैं डिस्टेंस का तो L1, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये U मतलब स्पीड का होता है L1 t-1, और टाइम मतलब t1, राइट, इक्वल्स टू हाफ का तो कुछ नहीं होता है, एक्सेलरेशन का L1 t-2 और टाइम का t2। तो इसको, ये तो है L का पावर 1, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा L का पावर 1, ये t-2 कैंसिल, तो ये भी आएगा L का पावर 1। तो क्या ये सेम हो गया? अगर ये सेम हो गया तो मतलब प्रिंसिपल होमोजेनिटी सेटिस्फाइड, देयरफॉर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। याद रखो, डायमेंशनली करेक्ट डज नॉट मीन इट इज करेक्ट, है ना। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ ई पे यूनिट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, आप याद रखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुकी, इफ ए इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, जैसे अभी ये वाला इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, उसी तरह कोई भी इक्वेशन को चेक करोगे, अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है, देन इट मे और मे नॉट बी करेक्ट, इट मे और मे नॉट बी करेक्ट इन रियल। ये रियल में करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आप सोचो खुद, यहां पे अभी जो हम सॉल्व किए, अगर यहाँ पे प्लस के बदले माइनस होता, ये जो प्लस है इस प्लस के बदले माइनस होता, तब भी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता, बट दैट इज नॉट द करेक्ट इक्वेशन। एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर सबको पता है कि करेक्ट इक्वेशन होता है। इसीलिए हम लोग ये से बोलते हैं कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो सच्ची में भी करेक्ट हो सकता है कि वो गलत भी है, बट डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम भी है, हम लोगों को बाद में पता चल जाएगा ये चीज। अच्छा, दूसरा एक चीज ऐसा बोला जाता है, पॉइंट ध्यान से सुनना, कि ऐसा कोई क्वांटिटी है, इफ ए क्वांटिटी हैज यूनिट इट मस्ट हैव डायमेंशन, इट मस्ट हैव डायमेंशन। मतलब अगर किसी का यूनिट है तो उसका डायमेंशन तो पक्का होगा। या फिर बोला गया इफ ए क्वांटिटी हैज डायमेंशन इट मस्ट हैज यूनिट, इट मस्ट हैव यूनिट। ये दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, थोड़ा वीडियो पॉज करके खुद सोचना। क्वांटिटी हैज यूनिट, अगर कोई क्वांटिटी का यूनिट है तो उसका डायमेंशन पक्का होगा बोल रहा है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों? ये क्यों फॉल्स है? इसका एग्जाम्पल होता है हमारे एंगल्स। इसका एग्जाम्पल कौन है? एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। उन दोनों का हमारा डायमेंशन यूनिट तो है डिग्री ऑफ स्टेरेडियन, बट फॉर्मूला सोचो क्या आया था, L बाई आर, आर्क लेंथ बाई रेडियस। आर्क लेंथ का भी डायमेंशन होगा L1 और रेडियस का भी डायमेंशन होगा L1, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ऐसे दो क्वांटिटी है, इसीलिए उनको सप्लीमेंट्री यूनिट या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते थे, क्योंकि उन क्वांटिटी का यूनिट तो है बट उनका डायमेंशन नहीं है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट फॉल्स है कि अगर किसी का यूनिट है तो जरूरी नहीं है कि उसका डायमेंशन होगा बोल के, बट अगर किसी का डायमेंशन है तो उसका यूनिट तो डेफिनेटली होगा, कहां जाएगा। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो, या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कभी जेईई नीट में आ गया तो भी आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है पूरा?
बहुत आसान से बात है। तो दूसरा पॉइंट भी हम लोग समझ गए कि हम लोग कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं चेक कर सकते हैं। अब कोई डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा करेक्ट हो बोल के, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो इसीलिए बट डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं पहले, अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट है, लेकिन यहां पे समझना, इफ डायमेंशनली इनकरेक्ट, अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट है, डायमेंशनली इनकरेक्ट, तो इट इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। ये पक्का इनकरेक्ट है, इट इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। समझ रहे हो? अगर डायमेंशनली सैटिस्फाई हो गया तो पॉसिबिलिटी है कि वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बट अगर डायमेंशनली सेटिस्फाई नहीं हुआ फिर तो पक्का गलत है, वो सही होने के कोई चांस ही नहीं। तो ये समझना पड़ेगा हमको। दूसरा एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके कोई भी यूनिवर्सल कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन कि हम लोग उसको फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन करेक्ट है कि कौन सा इक्वेशन रॉन्ग है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा एप्लीकेशन के ऊपर। इसका जो तीसरा एप्लीकेशन है वो तीसरा एप्लीकेशन है इसका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मतलब हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं क्या है। जैसे कि एसआई यूनिट में हम लोग जो एसआई यूनिट यूज करते हैं, एसआई यूनिट में हम लोग क्या यूनिट करते हैं, मेजर करते हैं ना, केजी में मेजर करते हैं और मीटर में मेजर करते हैं और सेकेंड में मेजर करते हैं। लेकिन अगर कभी सीजीएस सिस्टम बोल दिया, जो कि मोस्टली बोला रहता है सीजीएस, तो सीजीएस में केजी नहीं, हम लोग इसको ग्राम में मेजर करेंगे, इसको मीटर नहीं, हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में ही मेजर करते हैं, अनलेस अनटिल कुछ बोलेगा। या तो हो सकता है सीजीएस के बदले कोई नया सिस्टम भी बोल दे, तो भी हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। अच्छा, 1 ग्राम कितना होता है ये भी हमें पता होना पड़ेगा ना। 1 ग्राम कितना होता है, 10⁻³ kg। और 1 सेंटीमीटर कितना होता है ना, 10⁻² मीटर। और सेकेंड तो सेकेंड ही होता है ना। जैसे कि मैं एग्जाम्पल करके बताता हूं, आपको पूरा फील के साथ समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन, है ना, न्यूटन। अगर मैं सीजीएस यूनिट बताऊं, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो वो होता है डाइन। उसको डाइन बोलते हैं, डायन नहीं। डायन बोलोगे फिर तुम्हें घर वाले मारेंगे तुम्हारे। तो डायन नहीं है, डाइन है ना, डाइन। तो फोर्स मेजर कर रहा हूं, अगर मैं जैसे कि लेंथ को अगर मैं एसआई यूनिट में मेजर करूं तो मीटर मेजर करूंगा, बट सीजीएस में मेजर करूंगा तो सेंटीमीटर में प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसी तरह कभी भी फोर्स को अगर एसआई यूनिट में मेजर करो तो न्यूटन में बताना पड़ता है, सीजीएस में मेजर करो तो डाइन में बताना पड़ता है। तो हम लोगों को बताना है रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, है ना, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। डाइन और न्यूटन के बीच में हमको रिलेशन बताना है कि क्या होगा, ये दोनों यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली हमें बताना ये है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डाइन, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, इसके लिए क्या करो, ध्यान से सुनना, सबसे सिंपल आइडिया बता रहा हूं, फटाफट हो जाएगा। हम लोग एक काम करते हैं, जैसे कि एक साइड हम लोग न्यूटन में लिखेंगे, इधर लिखेंगे 1 न्यूटन इक्वल्स टू कुछ एक्स डाइन, हमें एक्स का वैल्यू चाहिए। 1 न्यूटन इक्वल टू एक्स डाइन, हमें एक्स का वैल्यू चाहिए। चलो 1 न्यूटन, न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला, न्यूटन क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, MLT-2। m मतलब केजी, L मतलब मीटर और T मतलब टाइम, मतलब सेकेंड। M1 मतलब केजी का पावर 1, M1 L1 T-2, ये है हमारा न्यूटन का। इस साइड एक्स डाइन, डाइन मतलब केजी आएगा कि ग्राम आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, तो ग्राम का पावर 1। मीटर, मीटर के बदले क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का पावर 1। और सेकेंड तो सेकेंड ही होता है, तो सेकेंड का पावर -2, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, दिस इंप्लाइज एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू 1 तो है ही, इधर क्या आएगा, ऊपर केजी बाई नीचे ग्राम, ऊपर मीटर बाई नीचे सेंटीमीटर, और इधर सेकेंड बाई नीचे सेकेंड, और इनका पावर -2, इनका पावर 1, इनका भी पावर 1। क्लियर हो गया पूरा। अब सोचो, अगर ये जो केजी बाई ग्राम है इसको कन्वर्ट करना, हमें तो एक्स का वैल्यू चाहिए ना, तो ये तो 1 हो गया, छोड़ो केजी, केजी रखो। ग्राम कितना होता है,
10⁻³ होता है। मीटर, सेंटीमीटर कितना होता है? 10⁻² सेंटीमीटर मीटर होता है। और ये सेकेंड तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो ये बचा। अब देख केजी कैंसल, मीटर कैंसल, तो दिस सिंप्लाइज एक्स का वैल्यू कितना आया? ये नीचे 10⁻³ है, ऊपर जाकर 10⁻+3 हो जाएगा, और इधर 10⁻² है तो ऊपर जाकर 10⁻+2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 10⁵। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, देयरफॉर 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ये होता है हमारा यूनिट कन्वर्जन का प्रोसेस, कि एक साइड इसका यूनिट लिखो, एक साइड इसका यूनिट लिखो, फिर जो SI में है SI में सब लिख दो, और जो इसमें उसमें लिख दो। क्लियर है पूरा? इस तरह से सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। और एक एग्जांपल में इसका बता देता हूं यहाँ पे, जैसे वर्क या फिर एनर्जी, जो भी बोलो, दोनों का एक ही बात होता है, ठीक है। इनका जो SI यूनिट होता है, किसका? वर्क और एनर्जी का, इनका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट वो होता है जूल। वो क्या होता है? जूल, JOULE, जूल होता है। लेकिन इनका CGS यूनिट भी है एक, और इनका CGS यूनिट है हमारा क्या? ऑर्ग बोलते हैं, ERG ये बोलते हैं। तो हमें बताना है फिर से 1 जूल इक्वल्स टू डैश ऑर्ज, ये बताना है। तो क्या करेंगे? फिर से लिख देंगे। चलो x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब 1 जूल, मतलब इधर तो 1 रहेगा, जूल का क्या होता है डायमेंशन? M1 L2 T-2, ये सब पता होना पड़ेगा। M1 L2 2-2, M1 मतलब kg का पावर 1, L2 मतलब मीटर का पावर 2, T-2 मतलब सेकेंड का पावर -2। जूल को लिख दिया SI यूनिट में, इक्वल टू x इंटू, और जो है वो CGS में है, तो ग्राम का पावर 1, सेंटीमीटर का पावर 2 और सेकेंड का पावर -2। राइट? मुझे किसका वैल्यू चाहिए? x का वैल्यू चाहिए। तो चलो फटाफट बता दो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू विल बी, इधर kg इधर ग्राम, तो kg बाई नीचे डायरेक्टली 10⁻³ kg कर देता हूं, इधर मीटर का स्क्वायर बाई नीचे 10⁻² मीटर का भी स्क्वायर, और ये सेकेंड का पावर -2 बाई ये भी सेकेंड का पावर -2, है ना। x का वैल्यू ऐसा कुछ आएगा। तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो गया। इधर देखो ये आ गया, ये kg कैंसल, तो इधर आ जाएगा 10⁻³ इंटू ये -2 है और उसका स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर कैंसल, ये 10⁴, तो ये आ गया 10⁷ x का वैल्यू। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर 1 जूल इक्वल्स टू 10⁷ ऑर्ज। तो ये कुछ बेसिक में बता दिया आपको। न्यूटन का बेसिक यूनिट डाइन होता है CGS में, और वार्क का, जूल का CGS में ऑर्ज होता है। तो इनका कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना, इस तरह से हम लोग सिंपल कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं, मैं आपको बता देता हूं, जैसे कुछ एग्जांपल है ना। ये कुछ एग्जांपल है आपके सामने। क्या बोला है? द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इन CGS यूनिट, मतलब CGS में गिवन है हम लोगों को। अभी किस में गिवन है? इन CGS में गिवन है। कितना ना? 45 डाइन पर, मतलब डाइन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। ये हमें गिवन है CGS में। हमें किस में चाहिए? SI में चाहिए। इन SI हमें चाहिए, x मान लेते हैं। XI में कितना है? x। चलो लिखते हैं x, और डाइन के बदले क्या आ जाएगा? डाइन के बदले आ जाएगा न्यूटन, और सेंटीमीटर के बदले क्या आ जाएगा हमारा? मीटर इनवर्स। यही तो आएगा, है ना। तो चलो कर देते हैं। तो देयरफॉर वही करेंगे काम। क्या लिखेंगे? इधर 45, इधर लिखेंगे डाइन इंटू, डाइन बाई सेंटीमीटर एक्चुअली, इक्वल्स टू इधर x इंटू न्यूटन बाई मीटर। राइट? अगर आपको न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन ऑलरेडी पता है तो फिर तो ये मतलब सोने पे सुहागा। तो क्या लिखोगे? 45 इंटू डाइन बाई न्यूटन इंटू मीटर बाई सेंटीमीटर इक्वल टू x। राइट? तो ये रह जाएगा 45 डाइन का वैल्यू हमें पता है कितना होता है। डाइन को 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना आया था? 10⁵ डाइन। तो यहाँ पे डाइन को ऊपर रखो,
न्यूटन को किस में कन्वर्ट करो, 10⁵ डाइन में, और इधर मीटर ऊपर है, मीटर रखो, सेंटीमीटर को 10⁻² मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू। तो क्या डाइन डाइन कैंसल, मीटर मीटर कैंसल, 5 - 2 इज कितना, 5 - 2 इज 3, और ये ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻³ तो x बिकम्स 45 × 10⁻³ दैट इज इक्वल्स टू 0.045 x का वैल्यू आ गया, और यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर इनवर्स। सो द वैल्यू ऑफ x इज 0.045 न्यूटन मीटर इनवर्स। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कन्वर्ट करना आना चाहिए फटाफट। अगर आपको फोर्स का न्यूटन डाइन वाला पता है और जूल अर्ज वाला पता है तो थोड़ा जल्दी जल्दी हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है ना, उसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में, सेम टू सेम। क्या बोला, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे दिया है 6.67 × 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर, मतलब सीजीएस में दिया है, राइट। इन सीजीएस क्या गिवन है, जी का वैल्यू ना 6.67 × 10⁻⁸ क्या क्या है, इधर डाइन है और सेंटीमीटर का स्क्वायर है और ग्राम -2 है, इस तरह से कुछ है ना। हमें किस में चाहिए, एसआई में चाहिए, इन एसआई। तो एसआई में मान लेते हैं एक्स, डाइन के बदले क्या आ जाएगा, न्यूटन, सेंटीमीटर के बदले क्या आ जाएगा, मीटर, ग्राम के बदले क्या आ जाएगा, केजी का पावर -2। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों यूनिट में इक्वल लिखेंगे ना, देयरफॉर 6.67 × 10⁻⁸ क्या क्या है इधर, डाइन का पावर 1, सेंटीमीटर का स्क्वायर और ग्राम का पावर -2 है ना। ग्राम का पावर -2 मतलब नीचे ग्राम कर दो, ग्राम का पावर -2 है तो क्या कर दो, नीचे ग्राम का पावर 2 कर दो। दैट इज इक्वल्स टू x × न्यूटन, सेंटीमीटर के बदले मीटर का स्क्वायर, बाई ग्राम के बदले केजी का स्क्वायर। इस तरह से हमें किसका वैल्यू चाहिए, x का। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू, ये तो रहेगा ही 6.67 × 10⁻⁸ डाइन है ना, ऊपर आ गया डाइन। चलो डाइन को डाइन नहीं रख दो, बाई न्यूटन आएगा, न्यूटन आएगा तो उसको 10⁵ डाइन कर सकता हूं, इनटू नीचे से ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर था, नीचे में मीटर स्क्वायर लेके आऊंगा, इनटू यहाँ पे नीचे ग्राम स्क्वायर था और इधर से केजी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो केजी स्क्वायर। अब इन सब का वैल्यू डालना पड़ेगा एक एक करके। क्या डाल देते हैं, 6.67 × 10⁻⁸ डाइन, ये तो डाइन डाइन कैंसिल हो गया तो ये 1/10⁵ वैसे ही हो गया। सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻2 तो उसका स्क्वायर, तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर, इनटू केजी बाई ग्राम स्क्वायर, तो केजी हो गया ऊपर, नीचे ग्राम होता है 10⁻³ उसका स्क्वायर, तो 10⁻⁶ केजी स्क्वायर। तो ये केजी स्क्वायर कैंसल, मीटर स्क्वायर कैंसल। अब इसका वैल्यू ओरिजिनल पता चलेगा 6.67 × 10⁻⁸। इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो 5 और ये -6 तो कितना हो गया, -1, -1 ऊपर जाके हो जाएगा +1 और 1 - 4, 1 - 4 विल बी -3, -8 -3 तो ये आ जाएगा 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करो तो 6.67 × 10⁻⁻11 दिस इज द वैल्यू ऑफ x, और एसआई यूनिट में लिखना है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस केजी स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ x और द वैल्यू ऑफ g इन एसआई यूनिट केम आउट टू बी दिस 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत सिंपल सा है, इस तरह से कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग ये क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। इफ यूनिट्स ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट अभी डाइन की न्यूटन नहीं है, एक नया यूनिट है, समझ रहे हो। अभी फोर्स को हम लोग डिनोट कर रहे हैं, नया यूनिट में डिनोट कर रहे हैं कि फोर्स का नया यूनिट जो है वो है 100 डाइन, ना 1 डाइन है ना न्यूटन है, 100 डाइन को एक यूनिट मान रहे हैं, समझ रहे हो। और वेलोसिटी को क्या मान रहे हैं, वेलोसिटी का यूनिट को मान रहे हैं 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, ओके। एंड एनर्जी, एनर्जी को क्या मान रहे हैं, एनर्जी को मान रहे हैं 500 और ये दीज आर द न्यू यूनिट्स, है ना, ये नया यूनिट्स हैं, ये न्यूली डिफाइंड यूनिट। ऐसे बोल रहा है कि इस तरह से तुम्हें सोचना है, न्यूली डिफाइंड यूनिट, ये न्यूली डिफाइंड यूनिट है। तो बोला है द यूनिट ऑफ मास
लेंथ एंड टाइम आर। तो मास, लेंथ और टाइम का यूनिट क्या क्या होगा, ध्यान से समझना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। मास, लेंथ और टाइम का यूनिट क्या क्या होगा, सो दैट कि हमारा आंसर 100 डाइन आए और वेलोसिटी 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड आए और एनर्जी 500 आवर पर सेकेंड आए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। सोचो, फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है एम। एम का पावर, मैं दूसरे कलर में लिख रहा हूँ, एम का पावर 1, एल का पावर 1, टी का पावर -2, है ना। ये होता है मेरा यूनिट, डायमेंशन। और इसको बोल रहा है दिस इज इक्वल्स टू 100 डाइन। दिस इज इक्वल्स टू 100 डाइन। डाइन का मतलब सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर और ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे होगा। ml/t-2 और ग्राम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम एक ही बात है। ये आ रहा है मेरा कि फोर्स का अगर मैं नया यूनिट बनाऊं तो वो नया यूनिट का वैल्यू हो रहा है 100 डाइन। अच्छा, तो अभी हम क्या करेंगे ना, सोचो कि सेंटीमीटर में कितना और ग्राम में कितना और नीचे सेकंड में कितना डिवाइड करके मुझे 100 बनाना है। अच्छा, ये ना, ये एक्चुअली 10 दिया है, 100 ने 10 गिवन है, राइट, ओके। तो मैं वही सोचूंगा कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में कितना। सोचो, अगर मैं ऑप्शन ए पुट करूंगा 555, तो सोचो क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 ग्राम बाई 5 का स्क्वायर, तो ये तो 1 आ जाएगा ना आंसर। ये तो 1 डाइन, मतलब 1 डाइन आ जाएगा आंसर, है कि नहीं। ये आंसर 1 डाइन आ जाएगा, बट मुझे तो 100 डाइन चाहिए। अब दूसरे को चेक करो, दूसरे को आएगा 5 इंटू 5 बाई 0.5 का स्क्वायर। हाँ, इसका वैल्यू 100 आ रहा है। इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। मतलब दूसरा वाला जो है वो फोर्स के लिए तो सेटिस्फाई हो गया। स्पीड के लिए चेक करो, स्पीड में क्या है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो, अगर मैं यूनिट को 5 सेंटीमीटर मानूं, 5 सेंटीमीटर बाई सेकेंड, सेकेंड कितना है, 0.5 सेकेंड, तो क्या ये भी मेरा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा? यस, मतलब दो वाला ऑप्शन जो है वो सबको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आपको इससे 2-3 यूनिट दे दे तो बेटर होगा आप ऑप्शन से चेक कर लो। बिना ऑप्शन से चेक करके भी आप कर सकते हो। कैसे ना, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एम का वैल्यू पावर क्या आएगा, एल का पावर क्या आएगा, टी का पावर क्या आएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करके आपको आंसर बताना पड़ेगा। बट वैसा आप मत करिए, हमेशा याद रखना, अगर कभी भी आपको दूसरे क्वांटिटी से नया क्वांटिटी का यूनिट ढूंढना है तो चुपचाप वैल्यूज पुट करो, ऑप्शन से चेक करो, 1 मिनट में आंसर। क्लियर है पूरा? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो कि आप लोगों को दिमाग लगाना था सॉल्व करने के लिए कि मुझे 100 डाइन कैसे बनेगा, कितना सेंटीमीटर, कितना ग्राम और कितना सेकंड डालूं कि 100 बनेगा, कितना सेंटीमीटर कितना सेकंड डालूं कि 10 बनेगा, कितना सेंटीमीटर कितना डालूं कि 500 बनेगा, वो हमें डिसाइड करना था। तो वो बेटर होता है जब आप ऑप्शन से चेक कर लो। तो क्लियर है पूरा? तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए, बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, ये 3 एप्लीकेशन खत्म हो गए। पहला एप्लीकेशन हो गया, दूसरा एप्लीकेशन हो गया, तीसरा एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन क्या था कि हम लोग कोई भी यूनिवर्सल कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन था कि हम कोई भी इक्वेशन का करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। तीसरा था कि हम लोग कोई भी यूनिट से कोई भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया हूं। उसके बाद लास्ट एप्लीकेशन है, हम लोग कोई भी एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा लास्ट एप्लीकेशन है। दिस इज आवर लास्ट एप्लीकेशन टू डेवलप ए इक्वेशन फ्रॉम द गिवन रिलेशन, जो भी हमें रिलेशन गिवन होगा उस रिलेशन को यूज करके हम लोग को एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको समझा देता हूं। क्या बोल रहा है, फॉर ए पार्टिकल मूविंग ए सर्कुलर ऑर्बिट यूनिफॉर्मली, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो भी हो फोर्स देखना है हमें, रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन मास। मतलब जो फोर्स है, बोल रहा है कि जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो फोर्स जो है, फोर्स डिपेंड्स, ऐसे लिखना पड़ेगा, फोर्स जो है दैट डिपेंड्स, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो एफसी लिख देता हूं ना, डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी, रेडियस। मतलब एफसी जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो मास का कुछ पावर एक्स तक जा सकता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कुछ v का पावर y, और जो फोर्स है वो कुछ r का पावर z, ऐसे हो सकता है। तो इन तीनों को कंबाइन कर दो
तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी m का पावर x, v का पावर y एंड r का पावर z। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो कुछ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m का पावर x, v का पावर y, r का पावर z। ये तो कांस्टेंट है ना, k इज ए कांस्टेंट, और ये हमेशा डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, ये सब है ना, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा ये कब कैसे करेंगे ना, ये करेंगे जब हमारा लेफ्ट साइड का और राइट साइड का डायमेंशन सेम होगा, देन ओनली दिस इज वैलिड। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ द फोर्स इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ m का पावर x, v का पावर y, r का पावर z, है ना। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है, m1 l1 t माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू m का पावर x से v मतलब l का पावर y, t का पावर माइनस y, l1 t माइनस 1 एंड r का पावर z, r का पावर z मतलब l का पावर z। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा कितना, m1 l का पावर y प्लस z, t का पावर माइनस y। इसको अगर दोनों साइड का हम पावर को कंपेयर कर देंगे, यू विल कंपेयर द पावर ऑफ बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, m का पावर, ये सॉरी x से था, सॉरी x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और y प्लस z का वैल्यू आ जाएगा 1, और माइनस y का वैल्यू आ जाएगा -2। तो दिस इंप्लाइज y का वैल्यू 2 आ गया, यहाँ पे पुट कर दो तो 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 1, तो z इक्वल्स टू -1। तो क्या सबका वैल्यू आ गया, हमारा सबका वैल्यू आ गया। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू k इंटू m का पावर 1, v का पावर 2 और r का पावर -1, और 3 नीचे आ जाएगा k mv स्क्वायर बाई r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे कुछ भी रिलेशन गिवन हो तो हम लोग उस रिलेशन को यूज करके एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करके हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि वो क्या होगा। सिंपल सी बात है। जैसे ये एक फेमस है टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसको किसको प्रोपोर्शनल है बोल रहा है, मास को प्रोपोर्शनल है, लेंथ को प्रोपोर्शनल है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को प्रोपोर्शनल है। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर ना t इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k इंटू m का पावर x, l का पावर y, g का पावर z, इनका भी पावर लिख दो, राइट। अब k कांस्टेंट है, ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा, है ना, डायमेंशन कांस्टेंट। फिर से हमें दोनों तरफ का डायमेंशन जो इक्वल करना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन तो t आएगा, k का तो छोड़ दो, मास का पावर 1 तो m का पावर x, l का पावर y तो l का पावर y ही रखेंगे। g क्या होता है, g होता है l1 t माइनस 2, ये इसका पावर z है, राइट। ये l है, l का पावर y है, कैपिटल L कर देते हैं डायरेक्टली। तो ये हो गया हमारा इस साइड का डायमेंशन। तो सॉल्व कर देते हैं, ये m का पावर x, l का पावर इधर से y इधर से z, तो y प्लस z और t का पावर -2z। जिसको इस साइड से कंपेयर करो तो t है सिर्फ, बाकी सब तो 0 है, तो x का पावर 0 हो जाएगा वैल्यू। y प्लस z का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0, और -2z का वैल्यू हो जाएगा 1, तो z का वैल्यू -1/2, है ना। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज y का वैल्यू क्या आ जाएगा +1/2। सो देयरफॉर हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा k, m का पावर तो 0 है, l का पावर कितना y का मतलब हाफ, और g का भी पावर कितना आएगा -हाफ। तो -हाफ है तो उसको l/g कर दो, दोनों का पावर हाफ, तो √t। और एक्सपेरिमेंटली हम लोग चेक करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया कि k का वैल्यू जो है वो होता है 2π, तो देयरफॉर t का वैल्यू हो गया 2π √l/g। ये होता है हमारा टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला। तो कोई भी फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें ये बता दिया जाए कि वो कौन से क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो उन क्वांटिटी का पावर लिखो, उसको कन्वर्ट करो, बस हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है। जैसे कि इसके ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये एग्जाम से उठाए गए क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं ना, मास, लेंथ और टाइम को हमें फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मानना है। किसको मानना है, मोमेंटम को फंडामेंटल क्वांटिटी मानना है, पी को फंडामेंटल क्वांटिटी, मास को और टाइम को, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी मानना है, और लेंथ का वैल्यू मुझे बताना है। तो इसको भी उसी मेथड से सॉल्व किया जाता है ना। चाहिए मुझे लेंथ तो एल लिख दो, प्रोपोर्शनल टू किसके इस पे डिपेंड करता है ना, मोमेंटम, तो मोमेंटम का पावर x, मास तो मास का पावर y,
और टाइम तो टी का पावर जेड। अभी दोनों साइड लिख देते हैं वैल्यू। अभी देयरफॉर एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एल विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी का पावर एक्स, एम का पावर वाई एंड टी का पावर जेड। चलो लेंथ का पावर तो L1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंटम का क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब m1 L1 t-1 इसका पावर x मोमेंटम इनटू मास, कोई दिक्कत नहीं है। मास मतलब m का पावर y और टाइम तो t का पावर z, प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ, सॉल्व कर देते हैं। इधर तो l का पावर 1 है, इधर क्या आ गया, m का पावर x प्लस y आ गया, l का पावर x आ गया और t का पावर माइनस एक्स प्लस जेड आ गया, राइट। इधर से माइनस एक्स प्लस जेड, तो फिर से कंपेयर कर दोगे तो देयरफॉर x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा 0, x का वैल्यू कितना आएगा 1, माइनस एक्स प्लस जेड का वैल्यू फिर से क्या आएगा 0। तो दिस इंप्लाइज जेड का वैल्यू आ गया x, मतलब जेड का वैल्यू आ गया 1 और यहाँ से x का वैल्यू भी आ गया 1 और यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा माइनस एक्स, दैट इज -1। तो क्या x का वैल्यू आ गया हमारा 1, मतलब p का पावर होगा 1 और y का वैल्यू हो गया -1, तो m का पावर होगा -1 और हमारा t का पावर होगा 1, तो pt-1, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। ये p का पावर 1, t का पावर 1, m का पावर -1, इस तरह से दूसरे क्वांटिटी के टर्म्स में हम लोगों को रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये आप सबके लिए मैं एक होमवर्क दिया हूं यहाँ पे, ये एक होमवर्क है जो कि आप लोग खुद से ट्राई करना है एक बार, कि यहाँ पे भी वैसे ही 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, डेंसिटी, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी बना दिया और पूछ रहा है कि मोमेंटम क्या होगा। तो एक साइड मोमेंटम लिखेंगे, एक साइड पावर एक्स, पावर वाई, पावर जेड लिखेंगे, फिर उनको कंपेयर कर देंगे तो काम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कोई भी चीज को फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर करने के लिए अगर बोले तो उसको कंसिडर करके हम लोग कुछ भी दूसरा क्वांटिटी को इन क्वांटिटी के टर्म्स में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डायमेंशनल एनालिसिस की कहानी कि डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, और लास्ट में है कि ये जो भी डायमेंशनल हम एनालिसिस पढ़ते हैं इन सब का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ लिमिटेशन है। तो क्या क्या लिमिटेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। पहला लिमिटेशन ना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड। मतलब हमारा जो t इक्वल्स टू के इंटू √/L/g आ गया था, याद करो, तो मैंने क्या बताया था तुम्हें कि एक्सपेरिमेंटली k का वैल्यू 2π, बट डायमेंशनल एनालिसिस में तो पता नहीं चलता है ना। तो डायमेंशन एनालिसिस में ऐसे कांस्टेंट का वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसीलिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस यूज करते टाइम इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हैं, बट मेथड है, बेसिक मेथड है, इसलिए हम लोग सीख रहे हैं, है ना। सो दे कैन बी फाउंड इधर बाय एक्सपेरिमेंट और बाय थ्योरी। वही मैं समझाया आपको कि इसका वैल्यू हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, बट इसका वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड आउट नहीं हो पाता है। ये आपको समझना है कि क्या लिमिटेशन है। ये पहला लिमिटेशन है उसका कि डायमेंशन एनालिसिस करते टाइम जो भी कांस्टेंट टर्म आएंगे उनका वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते। सोचो, ट्रिगोनोमेट्री मैंने बताया था, लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल, ये सभी तो डायमेंशन लेस होते हैं। तो अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन होगा जैसे वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा आता है, बट वो कॉस थीटा का वैल्यू तो कभी नहीं आएगा क्योंकि वो डायमेंशन लेस है, तो हमारा डायमेंशन एनालिसिस में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम होता है कि ट्रिगोनोमेट्री, लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर होंगे तो वो हमारे डायमेंशन एनालिसिस में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा चीज के ऊपर डिपेंड किया, मतलब जैसे कि अभी t प्रोपोर्शनल टू m का पावर x, l का पावर y, g का पावर z, उसके साथ और एक लिख देता मैं, तो मेरा 4 वेरिएबल बन जाता, तो सॉल्व करते करते थोड़ा डिफिकल्ट होता। वो ही बोल रहा है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड अपॉन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज, 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर कोई चीज डिपेंड कर दिया तो उसका डायमेंशनल एनालिसिस करके फॉर्मूला निकालना, फॉर्मूला फ्रेम करना बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट होगा, हम नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं, मतलब डिफिकल्ट होगा बट कर सकते हैं, बट डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो 3 हो गया। दूसरा हो गया,
तीसरा हो गया, पहला हो गया कि हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा हो गया ट्रिगोनोमेट्री लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल रहेगा तो नहीं कर सकते हैं। तीसरा हो गया कि अगर 3 से ज़्यादा क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। चौथा है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आल्सो पोजेस डायमेंशन। हाँ याद करो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था ना, यहाँ पे जो कांस्टेंट लेते हैं ना, ये जो के सब लिखते हैं, ये के को हम लोग कैसा मानते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ना, डायमेंशनलेस कांस्टेंट मान लेते हैं। पर अगर ऐसा कोई कांस्टेंट मिल गया जिसका डायमेंशन हो, ऐसा कोई कांस्टेंट जिसका डायमेंशन अगर हो, ऐसा कोई सिचुएशन में आ गया, जैसे कि इसका एग्जांपल है हमारा एफ इक्वल्स टू जी इंटू m1m2/r²। यहाँ पे जी ना डायमेंशन है, जी इज नॉट डायमेंशनलेस, जी का डायमेंशन है, राइट, जी का डायमेंशन है। मतलब ऐसे वाले फॉर्मूला जिसके अंदर एग्जिस्ट करने वाला कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन होगा, ऐसे वाले फॉर्मूला भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यही प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इफ वन साइड ऑफ द इक्वेशन कंटेन्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मतलब हम जो फॉर्मूला अभी ये फाइंड आउट कर रहे थे, कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, क्योंकि तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर देते थे। बट अगर 2-3 टर्म ऐड होता होगा तो इससे फॉर्मूला हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। और इसका और एक लिमिटेशन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि अगर कोई डायमेंशनल मतलब कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो रियली में भी करेक्ट होगा बोल के, ये और एक मतलब उसका लिमिटेशन है। क्लियर है पूरा। तो ये हो गया हमारा पूरी डायमेंशनल यूनिट्स के बारे में, डायमेंशंस के बारे में, डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में और डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशंस के बारे में, जिसके ऊपर डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो ये वाला सेक्शन हमारा डायमेंशन का खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे हम लोग का एरर एनालिसिस, ठीक है।